फ्रेंड्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज इस वीडियो में हम हैलोजन व्युत्पन्न वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 10 हमारा चल रहा था और उस चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था कि हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं। हैलोजन व्युत्पन्न के प्रकार मैंने आपको बताए, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी। तो हम पढ़ रहे थे कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर एल्किल हैलाइड के प्रकारों को। तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। प्राथमिक एल्किल हैलाइड वे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है या मैं कहूँ 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। द्वितीयक एल्किल हैलाइड का मतलब जिनमें हैलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। तृतीयक एल्किल हैलाइड का मतलब वे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन के साथ जुड़ा होता है। और फिर एक स्पेशल केस मैंने आपको बताया था सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का, दैट इज CH3X। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में देखिएगा कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर कुछ एल्किल हैलाइड और भी होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। जैसे अगला जो एल्किल हैलाइड है वो है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड। सर परीक्षा में क्या प्रश्न इसमें से पूछा जाता है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है किसी एक एलिलिक हैलाइड का फॉर्मूला लिखो और उसका IUPAC नाम लिखो। ठीक है, तो एलिलिक हैलाइड क्या होता है देखिएगा, मैंने एक हैलाइड लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X। अब इसमें देखिएगा ये जो हैलोजन परमाणु है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन का संकरण क्या है sp3। इस कार्बन का संकरण क्या है sp3। sp3 संकरण क्यों है, क्योंकि ये जो कार्बन है इस कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। एक तो ये रहा, एक ये रहा और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो बताओ इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड। जब 4 सिग्मा बॉन्ड कार्बन बनाता है तो उसका संकरण क्या होता है sp3। तो हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये sp3 संकरित कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसा जो हैलाइड होता है उसे एलिलिक हैलाइड कहा जाता है। तो एलिलिक हैलाइड का मतलब होता है, एलिलिक हैलाइड का मतलब होता है ऐसा हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो और वो sp3 संकरित कार्बन द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हो। दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि यदि हैलोजन परमाणु एलिलिक कार्बन के साथ जुड़ा हो, X परमाणु एलिलिक कार्बन के साथ जुड़ा हो, एलिलिक कार्बन के साथ जुड़ा हो, तो उस हैलाइड को कहते हैं एलिलिक हैलाइड। अब ये एलिलिक हैलाइड एलिलिक कार्बन होता क्या है। एलिलिक कार्बन वो कार्बन होता है, वो sp3 संकरित कार्बन होता है जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो। बताओ ये द्विबंधित कार्बन है कि नहीं है। इस द्विबंधित कार्बन के साथ ये sp3 संकरित कार्बन जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ। तो ये जो sp3 संकरित कार्बन है ये कैसा कार्बन होगा, एलिलिक कार्बन होगा। एलिलिक कार्बन का मतलब sp3 संकरित कार्बन जो द्विबंधित कार्बन के साथ जुड़ा हो, उस हैलाइड को हम क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड कहते हैं। तो एलिलिक हैलाइड का मतलब आपके समझ में आ गया होगा, ऐसा हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु एलिलिक कार्बन के साथ जुड़ा हो। एलिलिक कार्बन का मतलब वो कार्बन जो sp3 संकरित हो और डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो। इसके बाद में है अगला हैलाइड बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड का मतलब होता है ऐसा हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु बेंजीलिक कार्बन के साथ जुड़ा हो। सर ये बेंजीलिक कार्बन क्या होता है देखिएगा, ये है अपनी बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के साथ मैंने जोड़ दिया CH2, तो वह sp3 संकरित कार्बन। बताओ ये sp3 संकरित होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इधर एक सिग्मा बॉन्ड होगा। 4 सिग्मा बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है उसे sp3 संकरित कार्बन कहा जाता है क्योंकि उसका संकरण sp3 होता है। तो मुझे बताओ ये जो कार्बन है वो sp3 संकरित है और ये sp3 संकरित कार्बन बेंजीन के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो बेंजीन वलय के साथ जुड़ा हुआ
sp3 संकरित कार्बन बेंजिलिक कार्बन कहलाता है। और बेंजिलिक कार्बन जो होता है उससे जुड़ा हुआ हैलोजन अगर परमाणु लगा हुआ है तो उस हैलाइड को क्या कहते हैं? बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। तो बेंजिलिक हैलाइड का मतलब बेंजीन के साथ CH2 जुड़ा हुआ रहेगा और CH2 से क्या जुड़ा हुआ रहेगा? X जुड़ा हुआ रहेगा। एक होता है एरिल हैलाइड। क्या होता है? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में क्या होता है बच्चों? एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु डायरेक्टली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पे देखो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अगर हैलोजन परमाणु डायरेक्टली बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ होगा तो उसे एरिल हैलाइड कहेंगे, और हैलोजन परमाणु CH2 से जुड़ के फिर बेंजीन से जुड़े तो उसे क्या कहते हैं? बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। तो बेंजिलिक हैलाइड आपके समझ में आया, एरिल हैलाइड आपके समझ में आया, एलिलिक हैलाइड आपके समझ में आया। एक होता है वाइनिल हैलाइड। क्या होता है बच्चों? वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड का मतलब वो हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ हो। किससे जुड़ा हुआ हो? sp2 संकरित कार्बन से। CH2 डबल बॉन्ड CHX। इस कार्बन को देखो, इसने कितने सिग्मा बंध बना रखे हैं? 3। ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो 3 सिग्मा बंध हो गए। ध्यान रखिएगा, 4 सिग्मा बंध का मतलब होता है sp3, 3 सिग्मा बंध का मतलब होता है sp2 संकरण और 2 सिग्मा बंध का मतलब होता है sp संकरण। तो बताओ इस कार्बन का संकरण क्या है? इस कार्बन का संकरण है sp2। सर इसका संकरण sp2 क्यों है? क्योंकि इसने 3 सिग्मा बंध बना रखे हैं। सर 3 सिग्मा बंध कौन कौन से हैं? देखो, एक सिग्मा बंध तो ये रहा बच्चों, एक सिग्मा बंध ये रहा और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। ये देखो, ये सिग्मा बंध ही हो गया ना, तो 1 2 3 ये पाई हो गया। ठीक है, तो 3 सिग्मा बंध जब होते हैं किसी कार्बन के पास तो उसका संकरण क्या होता है? sp2। और sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ जो हैलोजन होता है, तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं? वाइनिल हैलाइड कहते हैं। तो अब आपसे परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जाएगा, सुनिएगा। एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का सूत्र लिखो और उसका IUPAC नाम लिखो। IUPAC नाम लिखना अभी मैं आपको सिखाऊंगा। एक 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का सूत्र लिखो और उसका IUPAC नाम लिखो। ठीक है, या एलिलिक हैलाइड का सूत्र लिखो, वाइनिलिक हैलाइड का सूत्र लिखो, या वाइनिल हैलाइड का सूत्र लिखो, बेंजिलिक हैलाइड का सूत्र लिखो, एरिल हैलाइड का सूत्र लिखो, या उसका IUPAC नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो, मैं वापस से आपको एक बार प्रैक्टिस करवा देता हूं। जैसे मैंने लिखा CH3Cl, तो ये किस प्रकार का एल्किल हैलाइड है? सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्यों? क्योंकि हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो आगे किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ। CH3CH2Cl, बताओ ये कौन सा एल्किल हैलाइड है? 1 डिग्री। CH3CH3Cl, ये कौन सा हो गया बच्चों? 2 डिग्री, क्योंकि हैलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये कौन सा है बताओ? ये हो गया 3 डिग्री, क्योंकि इसमें हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 3 डिग्री प्रकार का है, यानी वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। ठीक है, चलिएगा। अब होता है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड की बात करें, अभी बताया था। एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है? हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा और ये sp2 संकरित कार्बन sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा और ये sp3 संकरित कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो हम लिख सकते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन यानी द्विबंधित कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और ये X। तो बताओ ये sp3 हो गया और sp3 किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्डेड कार्बन से। एक होता है वाइनिलिक हैलाइड, अभी बताया था वाइनिलिक या वाइनिल हैलाइड। इसमें क्या होता है? हैलोजन परमाणु डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ जुड़ा होता है? डबल बॉन्डेड, या मैं कहूँ sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, एक होता है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड में क्या होता है? ये कौन सा है बताओ? sp3 संकरित। ठीक है, तो sp3 संकरित कार्बन से अगर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं? बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। क्यों? sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। लेकिन वो बेंजिलिक हैलाइड का जो CH2 समूह है वो किसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए? बेंजीन के साथ।
इसके बाद में हम पढ़ेंगे हैलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो देखिएगा हमारा जो टॉपिक है वो है हैलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो यहां पर अपन को बेसिकली दो सिस्टम्स पढ़ने होते हैं नोमेनक्लेचर के, नामकरण की दो पद्धतियां पढ़नी होती है। नंबर एक सामान्य नाम पद्धति, कॉमन नेम सिस्टम, और दूसरी आईयूपीएसी सिस्टम या आईयूपीएसी नामकरण की पद्धति। देखिएगा सबसे पहले हम ले रहे हैं, एक सारणी बना लेते हैं। यहां पर मैंने लिखा यौगिक का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, यहां मैंने लिखा सामान्य नाम, और यहां मैंने लिखा आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम। ठीक है, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। ठीक है, तो यहां पे मैं कुछ हैलोजन डेरिवेटिव्स लूंगा और उनके आपको सामान्य और आईयूपीएसी नाम लिखना समझाऊंगा। देखिएगा ये जो नेमिंग सिस्टम है वो क्लास 11 में आप बहुत अच्छे से पढ़ के आते हैं, तो आपके लिए बेटर रहेगा कि एक बार आप क्लास 11 की जो कॉपी है, अपनी जो नोटबुक है, आपके सर ने जो आपको लिखवा रखी है, जो आपको वहाँ पर रूल्स बता रखे हैं, उनको एक बार आप स्टडी कर ले और उसके बाद में आप इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर मैं एक काम करूँगा कि आगे आने वाले कुछ टाइम में मैं आपको नेमिंग का एक अलग वीडियो बना के दूंगा, जिसमें आप नेमिंग पूरी मैं आपको सिखा दूंगा। नोमेनक्लेचर वो क्लास 11 के लिए जो वीडियो होगा उसमें आप देख सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहला अपन ने लिया नंबर 1 कंपाउंड CH3Cl, CH3Cl। तो देखो सामान्य नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, सामान्य नाम एल्किल हैलाइड के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? एल्किल हैलाइड के रूप में, एल्किल हैलाइड के रूप में आपको सामान्य नाम लिखना है। और आईयूपीएसी नाम आपको हेलो एल्केन की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? हेलो एल्केन की फॉर्म में। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड यानी पहले एल्किल वर्ड आएगा फिर हैलाइड आएगा, इसमें पहले हेलो आएगा बाद में क्या आएगा? एल्केन आएगा। ठीक है, तो पहले देखो इसको, देखो आपको बताए ये जो CH3 होता है ना, इसको मेथिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिल। इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो बताओ ये CH3 क्या है? मेथिल है। और ये क्या है? क्लोराइड है। तो बताओ इसका सामान्य नाम क्या होगा? मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड या मिथाइल क्लोराइड, एक ही बात है, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है सर, CH3 को मेथिल क्यों कहते हैं? देखिएगा ये CH4 होता है ना, इसका यदि मैं एक हाइड्रोजन हटा लूं तो एक मूलक बनता है, उसे मेथिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेथिल। तो बताओ CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं। और ये क्या है? क्लोराइड है। तो नाम क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड। अब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो पहले हैलोजन का नाम आता है, फिर वो हैलोजन जिस चेन से जुड़ा हुआ है उस चेन का एल्केन की फॉर्म में नाम आता है। तो बताओ ये क्या है? क्लोरो। और ये क्या है? मेथेन। सर ये तो मेथिल है। नहीं, ये मेथेन से बना है, तो आईयूपीएसी सिस्टम में इसको मेथेन की फॉर्म में लिखना है। एक कार्बन की चेन है ये। ठीक है, आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, फिर नंबरिंग करते हैं। सारे रूल्स आपने पढ़े हैं। तो सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, तो एक ही कार्बन की चेन है ये तो। ठीक है, तो एक कार्बन की चेन को हम क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे, यानी मेथेन होगा ये, और ये होगा क्लोरो, तो क्लोरो मेथेन। तो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा क्लोरो मेथेन। समझ में आ रही होगी बात? क्लोरोमेथेन। सर क्या इसको 1 क्लोरोमेथेन नहीं बोल सकते क्या? नहीं, नंबरिंग तभी करोगे जब आवश्यकता हो। यहाँ पर 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्लोरीन है ना, ये यहीं रहने वाला है, कहीं और जाने वाला नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरोमेथेन नहीं लिखना, सिर्फ क्या लिखना है? क्लोरोमेथेन। नंबर 2 मैंने लिया CH3 CH2Cl। बताओ CH3 CH2Cl का अपन को नाम लिखना है, तो मुझे बताओ ये क्या है? एथिल। ये क्या है? क्लोराइड है। तो सामान्य नाम तो एल्किल हैलाइड की फॉर्म में लिखेंगे, पहले एल्किल समूह का नाम फिर हैलाइड का नाम। ये एल्किल है ना,
इस एल्किल को क्या कहेंगे, एथिल कहेंगे। सर इसको एथिल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एथेन से बनता है। बताओ ये किसका फॉर्मूला है, एथेन का। एथेन का हाइड्रोजन हटाओगे तो एथिल बनेगा। जैसे मेथेन के हाइड्रोजन हटाने से मेथिल बनता है, वैसे एथेन के हाइड्रोजन को हटाने से एथिल बनता है। तो इसका नाम होगा एथिल क्लोराइड। ये तो एथिल हो गया और ये क्या हो गया, क्लोराइड। अब IUPAC नाम लिखते समय पहले हेलो लिखा जाता है, फिर एल्केन लिखा जाता है। तो मुझे बताओ सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। तो 2 ही कार्बन की चेन है इसके अंदर, ठीक है, यही चेन बनने वाली है। अब ये Cl इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्लोरो पहले लिखेंगे, क्लोरो प्रतिस्थापी का नाम, ये Cl क्या होता है बच्चों, प्रतिस्थापी होता है क्लोरो, और ये क्या हो गया, एथेन हो गया। तो नाम हो जाएगा इसका क्लोरोएथेन। सर इसको 1 क्लोरोएथेन नहीं बोलेंगे क्या, सर इसको नंबरिंग कर दो 1 2, नहीं भैया ये 1 नंबर पे रहने वाला है। इसको हटा के यदि यहाँ पे लगा दोगे ना आप इधर, जैसे मान लो इधर लगा दिया ऐसे, तो भी 1 पे ही रहेगा, क्योंकि नंबरिंग वहां से शुरू होती है जहां से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। पढ़ा होगा ऐसा आपने। तो प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देने के लिए अगर Cl यहाँ लगाते हो तो इसको 1 नंबर मिल जाएगा, और यहाँ लगाओगे तो इसको 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये और ये तो एक ही बात है। तो ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, इसलिए यहाँ पे 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। नाम होगा क्लोरोएथेन, ठीक है। तीसरा कंपाउंड लेते हैं, CH3 CH2 CH2 Cl। इसका पहले मैं लिखता हूं सामान्य नाम। देखो ये जो मूलक है ना, इसको एन प्रोपिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एन प्रोपिल। तो एन प्रोपिल क्लोराइड, एन प्रोपिल क्लोराइड। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स स्पेलिंग जानते होंगे इसकी, एन प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, दैट इज इथाइल क्लोराइड, ठीक है, एन प्रोपिल क्लोराइड। सर एन प्रोपिल क्या होता है, एन का मतलब होता है नॉर्मल। देखो ये होता है प्रोपेन, ये होता है प्रोपेन। प्रोपेन का यदि हम हाइड्रोजन हटाएं तो हाइड्रोजन हटाने की 2 स्थितियां संभव है। या तो आप हाइड्रोजन यहां से हटाओ, तो यहां से हटाओगे तब तो इसको बोलेंगे एन प्रोपिल। और यदि आप बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाते हो, 2 जगह से हाइड्रोजन हट सकता है ना इसके अंदर भी। मेथेन में तो एक ही जगह से हाइड्रोजन हटेगा, यहीं से हटेगा तो इसको मेथिल बोल देंगे। एथेन में भी एक ही जगह से हाइड्रोजन हट सकता है, यहाँ से डालो और यहाँ से डालो, एक ही बात है, तो उसको एथिल बोलते हैं। जैसे यहाँ से हटा लिया तो एथिल होगा, और इधर से हटाओगे तो भी एथिल होगा। इधर से और उधर से हटाना दोनों एक ही बात है एथेन के केस में। लेकिन प्रोपेन के केस में 2 जगह से हाइड्रोजन हट सकते हैं, एक तो यहाँ से हटाओगे तब तो इसको बोलेंगे एन प्रोपिल, और बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाओगे तो उसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल। क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल। सर इधर वाले से हटाए तो, अरे भाई इधर और इधर से तो एक ही बात है। तो 2 प्रकार के इसमें कार्बन है। एक तो कार्बन ऐसा है जिसमें 3 हाइड्रोजन है, और एक कार्बन ऐसा है जिस पर 2 हाइड्रोजन है। तो जब आप 2 हाइड्रोजन वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाओगे तब तो बनेगा आइसोप्रोपिल, और जिस पर 3 हाइड्रोजन है उससे हाइड्रोजन को हटाओगे तो बनेगा एन प्रोपिल। तो बताओ जो प्रोपेन है उसमें कितनी जगह से हाइड्रोजन को रिमूव किया जा सकता है। एक तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और एक यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन हटाते हो तो एन प्रोपिल, और यहाँ से हटाते हो तो आइसोप्रोपिल। तो अब देखो इसको भूल जाओ एक बार, ये एन प्रोपिल है कि नहीं है। तो बताओ इसका नाम क्या होगा, एन प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। तो एन प्रोपिल क्लोराइड आप फॉर्मूला ध्यान रखें, और इसका सामान्य नाम एन प्रोपिल क्लोराइड होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एन प्रोपिल होता है। सर ये एन प्रोपिल क्यों होता है, क्योंकि इसको नाम दिया गया है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो उसको एन प्रोपिल कहते हैं। अब इसका IUPAC नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो इस Cl की स्थिति चेंज हो सकती है, यहाँ से हटके यहाँ पर भी आ सकता है, इसलिए हम नंबरिंग कर देंगे। और नंबरिंग करते समय ध्यान रखना है कि प्रतिस्थापी को न्यूनतम संभव अंक मिलना चाहिए। जो प्रतिस्थापी है उसके कार्बन को न्यूनतम संभव अंक मिलना चाहिए। तो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया, फिर अंकन किया 1 2 और 3। तो अब देखो क्लोरीन जो है वो कितने नंबर के कार्बन पर है, 1 नंबर के कार्बन पर। ये 2 पर भी आ सकता है, इसलिए इसको 1 क्लोरोप्रोपेन बोलना जरूरी है, 1 क्लोरोप्रोपेन। अब इसमें क्या है, ये जो क्लोरीन है ना वो 1 पे ही रहेगा, 2 पे जा ही नहीं सकता, इसलिए हम यहाँ पर अंक नहीं लिखते, सिर्फ क्लोरोएथेन लिख देते हैं। इसमें क्लोरोमेथेन लिख देते हैं, लेकिन ये Cl यहाँ से हट के बीच में भी जा सकता है। कैसे, देखो CH3 CH CH3 और यहाँ क्या लगा दिया Cl। तो बताओ अब नंबरिंग करेंगे, न्यूनतम समय मिलना चाहिए इसको, तो 1 2 और 3। नाम क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन।
अब मुझे बताओ इसका आईयूपीएसी नाम तो 2-क्लोरोप्रोपेन हो गया, सामान्य नाम होगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड हो गया और ये क्या हो गया 2-क्लोरोप्रोपेन हो गया। ठीक है, चलो अगला कंपाउंड लेते हैं अपन, नंबर 4। ये है CH3 CH2 CH2 CH2Cl। ठीक है, अब देखो ये जो रेडिकल है मूलक है, इसको कहा जाता है एन ब्यूटिल। क्या कहते हैं इसको? एन ब्यूटिल। तो नाम होगा एन ब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड। सर इसको एन ब्यूटिल का मतलब क्या है? एन का मतलब होता है नॉर्मल, ये देखो ब्यूटेन होता है, क्या होता है? ब्यूटेन। तो यहां से हमने क्या हटा दिया? हाइड्रोजन। ठीक है, तो बताओ इसको क्या बोलेंगे? एन ब्यूटिल। तो नाम क्या हो जाएगा? एन ब्यूटिल क्लोराइड। और अगर मैं आईपीसी नेम लिखूंगा तो नंबरिंग करूंगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करूंगा, तो ये सबसे लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। और Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको न्यूनतम संभव अंक दे देंगे, तो 1 2 3 4। तो नाम बताओ 1 क्लोरो, कितने कार्बन की चेन है? 4 की, तो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो देखिएगा जो मैंने आपको नोट्स अवेलेबल करवाए उसमें मैंने काफ़ी नाम आपको लिख के दिए, एक बार आप यहाँ तक स्टडी कीजिएगा और 11वीं क्लास की जो कॉपी है उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आगे की नेमिंग आपको सिखाऊंगा, फिलहाल आपको यहाँ तक एक बार पढ़ लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको लगातार और सबसे पहले क्या हो सके? प्राप्त हो सके। ठीक है, धन्यवाद।